Hello everyone. Welcome back to the second module for the chapter Magnetic Effect of Electric Current. ठीक है, इससे पहले के मॉड्यूल में हमने बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज को समझा। ठीक है, हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में समझा, लूप में समझा किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, राइट हैंड थंब रूल अच्छे से समझा। उसके अलावा हमने सोलोनॉइड को भी समझा। अभी तक जो था वो हम क्या कर रहे थे कि एक सर्किट को कनेक्ट कर रहे थे हमारे मैग्नेट के साथ, और हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक फोर्स एक्ट करता है जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं। यानी कि हमारे पास ऑलरेडी मैग्नेट अवेलेबल है, हम वहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे हैं, तो उससे कैसा फोर्स प्रोड्यूस होगा वो हम देखेंगे। अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस हो रही थी वो चेक कर रहे थे। थोड़ा आगे रिवर्स जाते हैं। ठीक है, ये हमारा बार मैग्नेट है, जो कि हम हॉर्सशू मैग्नेट है, सॉरी, जिसको हमने कुछ इस तरीके से रखा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको एक सर्किट में कनेक्ट करती हूँ, एक सर्किट में कनेक्ट करती हूँ, जहाँ पे ये बेसिकली हमारे जनरेटर मोटर्स की सिस्टम है, जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर में किस तरीके से ये मूव करेंगे, ये हमारी प्लेट्स होती हैं, कंटिन्यू करती रहती हैं। रिंग्स के बेसिस पे करंट किस तरीके से हो रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करते हैं। मेरा ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके ये एक मैग्नेटिक फील्ड करेगा, और इसके आजू बाजू में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, विद द प्लग की एंड द बैटरी। ठीक है, तो जब भी मेरा करंट अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की साइड मेरा करंट मूव करेगा, ठीक है, तो ये जो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अंदर की साइड जाएगा। ये जो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अंदर की साइड जाएगा। ठीक है, कब? जब मेरा करंट ऊपर की साइड मूव कर रहा है, व्हेन माय करंट इज अपवर्ड्स। अब मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देती हूँ, करंट को मैं डाउनवर्ड फ्लो करवाती हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में करवाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव कर रहा है। जब करंट ऊपर जा रहा था तो मेरा जो वायर था, कंडक्टर था, वो इनवर्ड्स जा रहा था। अब जब करंट डाउनवर्ड आ रहा है तो मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, उसका मोशन आउटवर्ड है। तो ये अगेन एक रूल के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, विच इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमारे लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच आउट जब हम करते हैं, व्हेन वी स्ट्रेच आउट लेफ्ट हैंड, ठीक है, थंब, फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर, हम तीन फिंगर्स को यूज करते हैं। हमारा फोर फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताता है, आई मिडल फिंगर हमारा करंट बताता है, और थंब हमारा फोर्स, यानी कि एफ बी आई की बात कर रहे हैं हम। फोर्स इज गिवन बाय द थंब, फोर फिंगर पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस गिवन बाय अल्फाबेट बी, एंड मिडल फिंगर पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। ठीक है, तो जब भी हम हमारे लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर को स्ट्रेच आउट करते हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब हम कहते हैं कि फोर फिंगर हमें डायरेक्शन देता है करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर हमें करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और थंब हमेशा हमें बताएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स है वो हमें थंब बताए। याद रखने का सिंपल लॉजिक, एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ठीक है, a current carrying straight conductor is placed in east west direction. What will be the direction of force experienced by this conductor due to earth's magnetic field, and how will this
force be affected on reversing the direction of current and doubling the magnitude of current. ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं कि अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ज्योग्राफिकली साउथ एंड ज्योग्राफिकली नॉर्थ, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे, तो लेफ्ट हैंड के रूल के हिसाब से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड्स होगा, उसका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। तो जो भी हम कह रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो करंट हमारा इस तरीके से की साइड जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या बोली है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो वो तरह रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। रिवर्स जब करेंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पहले नीचे जा रहा था, अब अपवर्ड डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट को डबल करते हैं तो मैग्नेटिक, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड से वहाँ पे फोर्स लगेगा, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस इंड्यूस होंगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें देखने को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर, इन विच डायरेक्शन विल दिस इलेक्ट्रॉन मूव, state the principle applied by you in finding the direction of the motion of the electron, ठीक है। कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है और हमारी मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। तो जो है वो नॉर्मली ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, नॉर्मली आउटवर्ड। तो जब हम हमारा लेफ्ट हैंड रूल कर, यहाँ पे बेसिकली हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करेंगे, एंड हम कहते हैं कि जब हम फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब को पॉइंट आउट करते हैं और सारे एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमारा जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताता है, सेंटर फिंगर हमारा करंट डिफाइन करता है और थंब हमारा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिफाइन करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कर रहे हैं। चलिए, which of the following property of a proton can change while it moves a magnetic field, ठीक है। प्रोटॉन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में करेगा तो चेंज होंगी, ठीक है। मल्टीपल आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के, मास, स्पीड, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, ठीक है। समझते हैं, बेसिकली वेलोसिटी एंड मोमेंटम जो है वो दोनों हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो हमारा प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फोर्स जिस डायरेक्शन, उस बेसिस पे वो चेंज होंगी। यहाँ पे मास या स्पीड चेंज नहीं होगा बिकॉज वो एक डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जबकि वेलोसिटी एंड मोमेंटम जो है वो चेंज होगा, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन जब मैग्नेटिक होगा उसकी वेलोसिटी एंड मोमेंटम चेंज होगा, ना कि मास एंड स्पीड चेंज होगा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द वेस्ट is deflected towards north by a magnetic, the direction of magnetic field साउथवर्ड होगी, ईस्ट होगी, डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड। देखो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जा रहा था टुवर्ड्स वेस्ट, इस साइड जा रहा था, ऐसे जा रहा था, बट नॉर्थ डिफ्लेक्ट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके की हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लगाते हैं तो हमारा जो पार्टिकल है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन की मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अपवर्ड होंगी, कुछ तरीके से होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड होगा, क्योंकि वो वेस्टवर्ड जा रहा था, डिफ्लेक्ट इस तरीके से हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं,
Imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall. Electric beam horizontal from the backward wall towards the front wall, पीछे से आके सीधे टकरा रही है, is deflected by a strong magnetic your right, यानी कि इस साइड जा रही. What is the direction of the magnetic field? Again Fleming's left hand rule करेंगे apply. तो magnetic field line acts in vertically downward direction. ठीक है, magnetic field line downward जा रही है. तो note that the direction of the current will be opposite that of electron beam. ठीक है, हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक बीम से अपोजिट डायरेक्शन में होगा. समझ आई बात? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है. क्यों? आफ्टर डिफ्लेक्शन वो राइट साइड मूव, इसीलिए. ठीक है, ऐसे आ रही थी, डिफ्लेक्ट इस साइड हुई. चलिए, अभी इलेक्ट्रिक करंट जब भी बात करते, इलेक्ट्रिक करंट दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट. बेसिकली ये टॉपिक कई कई स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, कई कहीं पे ओमिट आउट है, कभी कभार पूछ देते हैं सीबीएसई में. तो देख लेते हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या. ठीक है, तो ये जो हमारा डायरेक्ट करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करेगा. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करंट कभी चेंज नहीं होगा इन द केस ऑफ डायरेक्ट करंट. ठीक है, तो वो एक ही डायरेक्शन नॉट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ट्रैवल करता रहेगा. जबकि अल्टरनेट करंट में यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे अल्टरनेटिंग वर्ड, यहाँ पे एक सिनुसाइडल वेव या हम कहें साइन वेव हमने यूज करी है. क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली अल्टर होता रहता है. यहाँ पे टर्मिनल्स जो हैं वो अपनी पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करते रहते हैं. की करंट स्टार्ट्स फ्रॉम वन डायरेक्शन, रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू एंड गोज टू जीरो. कुछ इस तरीके से वेव बनाता है. मैं बताती हूँ तरीके से वेव बनाता है. ऐसे जीरो से स्टार्ट होके वापस जीरो पे आना, मैक्सिमम जाके यहाँ पे कंप्लीट होना. ठीक है, साइनोसोडल वेव्स या साइन वेव्स बनाता है. ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट नाम से समझो ये जीरो पे जाके फिर अपनी डायरेक्शन अल्टर करेगा, रिवर्स करेगा. ठीक है, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल कर रहा था, जीरो पहुंचा, जीरो पे अटेंड किया, फिर यहाँ पे टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव जीरो हो जाएगा, रिवर्स इन द डायरेक्शन एंड अगेन यहाँ पे वो उस हिसाब से मूव करता रहेगा. समझ आ रही है बात? हमारा डायरेक्ट करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा रहेगा, जबकि ये जीरो अटेंड करने के बाद अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा, अल्टर करेगा. इसीलिए को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं. जो बैटरीज है वो हमें डायरेक्ट करंट देती हैं. बैटरीज जो हमारी हैं वो सारी हमें डीसी करंट देती हैं. डीसी जनरेटर्स इमरजेंसी में पावर सप्लाई देने के लिए हम सेटअप करते हैं. बहुत सारे के घर होंगे जहाँ पावर कट्स का इशू होता है. ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट्स जो है वो मोस्टली हमारे घर में जो डायरेक्ट करंट आता है वो एसी करंट आता है. हाउस होल्ड में जो भी करंट आता है फ्रॉम द मेन सर्किट्स, वहाँ से वो जो है अल्टरनेटिंग करंट. द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ डीसी करंट. यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. जबकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट रिवर्स होता रहेगा पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम यहाँ पे उसका अल्टरेशन होता रहेगा. ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट 0 हर्ट्ज रहेगी. डायरेक्ट करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करता. ठीक है, तो जीरो टाइम्स में और सेकेंड लाइक उसका जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, कुछ चेंज नहीं होगा, वो जीरो का जीरो रहेगा. जबकि इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे जो है इंडिया में हम 50 हर्ट्ज तक सेट कराए, यानी कि 50 बार के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. 1 सेकेंड में 50 बार के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन इंडिया इज
50 हर्ट्ज, जबकि यूएसए में वो 60 हर्ट्ज है। ठीक है, यहाँ पे दिस करंट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर हाउस होल्ड। ये लंबे समय तक हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता रहता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं हाउस होल्ड में अल्टर करते रहना ज़रूर होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। इसीलिए हम घर पे जनरली एसी करंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, ताकि लॉस ऑफ एनर्जी जो है, हीटिंग इफेक्ट हमने जो पढ़ा था वो इफेक्टिव रहे। ठीक है, ये बेसिकली हम लार्ज स्केल पे हमारे घरों में यूज़ करते हैं, और स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स के साथ अटैच करके या उसको सर्किट में रख के हम जो करंट है उसको अप एंड डाउन करते रहते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स इज इट इज कैरिड फॉर फार अवे डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस तक ले जाना है, पावर लॉसेस एनर्जी लॉसेस रिड्यूस करने हैं, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हमारे घरों में हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं। ठीक है, अभी बेसिकली हमें अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के का डिफरेंस पूछा जाता है। एक बार नोट डाउन कर लेते हैं हम। हमने ये जो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए वही हैं कि भाई डायरेक्ट करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज कांस्टेंट। यहाँ पे करंट रिवर्स होता है पीरियोडिकली आफ्टर सम सर्टेन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0, जबकि इंडिया में ये 50 हर्ट्ज है फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट कैन नॉट बी यूज ऑन लार्ज स्केल हाउस होल्ड पर्पज के लिए नहीं यूज कर सकते, जबकि अल्टरनेटिंग करंट हम बेसिकली मेजरली हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज करते हैं यूजिंग स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, चलिए थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं इसी चीज पे। व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट प्रेफर्ड ओवर, व्हाई इट अल्टरनेटिंग करंट प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट करंट? कोई 3 कारण बताओ कि हम अल्टरनेटिंग करंट को क्यों यूज करते हैं घरों में एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ एसी इज मोर इकोनॉमिकल। एसी करंट बहुत इजी प्रोड्यूस हो जाता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ऊपर नीचे उनका वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। प्लस अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस जहाँ पे बना है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, वहां से दूर अगर हमें ले जाना है तो भी हमें अल्टरनेटिंग करंट्स इजी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉसेस बहुत कम है। देर आर सिग्निफिकेंट पॉजिटिविटी ऑफ लाइक, अगर हम बोले तो सिग्निफिकेंटली जो एनर्जी लॉसेस है उस पे हमने वर्क करा है। ठीक है, अब बात आती है हमारे घर की डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर पे स्टेप अप स्टेप डाउन से तो आता है, पर किस तरीके से वो कनेक्टेड है हमारे घर में वो समझ। डोमेस्टिक सर्किट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे करिकुलम का। ठीक है, फ्रॉम द मेन सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वहाँ पे एक फ्यूज दिया होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, ये स्विच ऑन एंड ऑफ होती है। अब सबके घर में एक मेन फ्लैट्स में रहते हैं तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग होते हैं वहाँ पे होगा, और एक फ्यूज होगा जो हमारे घर में होगा। ठीक है, वही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला जो फ्यूज है वो आगे कनेक्ट होता है। ठीक है, कहाँ पे कनेक्ट होता है? इस फ्यूज से वायर्स मीटर में आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर में हम को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीटर से ये जो वायर्स हैं ये अलग अलग घर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाते हैं। आपने फ्लैट में अगर रहते हो तो देखा होगा सबके अलग अलग मीटर बॉक्स है, और उससे सबके अलग अलग वायर्स निकल रहे हैं टू रीच आउट देयर प्लेस। फिर ऐसा कुछ फ्यूज जो है फ्यूज बोर्ड वो हमारे घर पे हमें देखने को मिलता है। एंट्रेंस के पास ही होता है बेसिकली। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में बहुत सारे स्विच एंड फ्यूज होते हैं फॉर ईच सर्किट दैट यू हैव एट योर प्लेस। जनरली 2 सेपरेट सर्किट्स यूज करे जाते हैं इसके लिए, बट अगर स्पेस कम हो तो सिंगल सर्किट में भी चला लेते हैं। 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस विद हायर पावर रेटिंग। ठीक है, जिस अप्लायंस के लिए ज़्यादा पावर कंजप्शन की उनकी लाइन अलग रखी जाती है, जिसके लिए कम है पावर कंजप्शन उनके लिए अलग रखी जाती है। ठीक है, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। आपके घर पे प्लग्स भी होंगे, वो 5 एम्पियर 15 एम्पियर उस तरीके से छोटे बड़े वेरी कर रहे होंगे। आपका चार्जर का प्लग और फ्रिज का जो प्लग है या वॉशिंग मशीन का जो प्लग है वो अलग होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्लग कीज होती हैं। यहाँ पे लाइव वायर्स कनेक्टेड होते हैं विच आर मोर मेनली रेड वायर्स। ठीक है, लाइव वायर्स को हम फेज वायर भी कहते हैं, लाइव वायर्स को हम फेज वायर भी कहते हैं, जो बेसिकली रेड कलर का होता है। ठीक है, तो हमारे इसी तरीके से इसके अंदर कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रल वायर विच इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, 3 तरीके के वायर होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और इसके अलावा एक और आता है अर्थिंग वायर विच इज बेसिकली ग्रीन इन कलर, जिसको इस तरीके से हम पैरेलली, हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम जो भी चीज़ें हमारे घर में कनेक्ट करते हैं वो मोस्ट सारी पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज कनेक्शन में एक चीज बंद हो जाती है तो सारी की सारी बंद हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अल्टीमेटली ये तीनों जो है ये सारी चीजें 3 वायर से कनेक्टेड होती है, अर्थिंग, अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, लाइव वायर रेड कलर का होता है, अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है वो 250 वोल्ट, 220 से 250 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट डायग्राम ऑफ अ डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, अब आता है टर्म शॉर्ट सर्किट। क्या होता है शॉर्ट? ठीक है, हमने हमारे घर की वायरिंग समझ ली, बट ये शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में क्या प्रॉब्लम होती है वो समझना है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के केस में अगर हम बात करें तो ये जो हमारा लाल और काला वायर है, यानी कि लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, ठीक है, ये दोनों जो वायर्स हैं ये जब कनेक्टेड होते हैं, लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, रेजिस्टेंस जो मिलना चाहिए वो कम मिलता है एज कंपेयर टू, यहाँ पे जब दो वायर्स में से ज़्यादा करंट पास होता है रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जितना कम मिलेगा तो जितना ज़्यादा हाई करंट होगा वहाँ पे स्पार्क होगा, वहाँ पे स्पार्किंग की वजह से आग लगती है। ठीक है, वहाँ पे स्पार्किंग की वजह से आग लगती है एंड शॉर्ट सर्किट के किस्से बनते हैं। ठीक है, तो हमारे घर पे एक इलेक्ट्रिक फ्यूज नामक चीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, सर्किट एंड अप्लायंसेस में जो एक्सेस ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसको अटकाता है, उसको स्टॉप करता है। किस तरीके से? जैसे ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्यूज है, यहाँ पे जब पोर्सलिन बॉडी का बना है और यहाँ पे एक वायर है जो कि मेल्ट डाउन हो जाता है। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ लिड एंड टिन। ठीक है, जो कि बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होता है हिसाब से लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, नॉट टू हाई। ये मेन सप्लाईज में कनेक्टेड होता है। जब भी मेन सप्लाईज से यहाँ पे करंट आ रहा है और यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा पास हो रहा है, जो कि मोर देन 220 टू 40 से ज़्यादा पोटेंशियल डोमेस्टिक वोल्टेज आ जाता है, तो यहाँ पे
ये जो मेरा वायर है वो ब्रेक डाउन होता है, हीट हो के ब्रेक डाउन हो जाता है, मेल्ट डाउन हो जाता है। अगर यहाँ से गलती से 230 वोल्ट सप्लाई आ गया इंस्टेड ऑफ 220, ठीक है, 230 मेरा टीवी चल रहा है, 230 से ज़्यादा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब भी यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब भी यहाँ से फ्लो होगा, अगर मेरा फ्यूज कनेक्टेड नहीं है तो मेरा अप्लायंस ब्लास्ट हो सकता है, मेरा अप्लायंस ब्लास्ट हो सकता है। बट जब मैं इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करती हूँ, तो अगर ये बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो मेरा बीच का वायर है, मेरा ये जो बीच का वायर है वो मेल्ट डाउन हो जाएगा, आगे की सर्किट इनकम्प्लीट कर देगा और मेरा अप्लायंस शट डाउन हो जाएगा। अप्लायंस में ब्लास्ट नहीं होगा, मेरी चीज़ें बच जाएंगी, बस खाली इलेक्ट्रिक में जो वायर है वो ट्रिप डाउन हो जाएगा, हम कहेंगे फ्यूज ट्रिप हो गया, ठीक है, वायर मेल्ट हो जाता है, फ्यूज की स्विच नीचे पड़ जाती है, ठीक है, सर्किट टूटने की वजह से वो स्विच ऑफ हो जाती है और हम कहते हैं सर्किट या फ्यूज पड़ गया है, फ्यूज उठ कर दो। तो बेसिकली हम हमारे जो अप्लायंस को डैमेज हो रहा था उससे बचाते हैं। मेन से जो पावर सप्लाई आता है, अगर वहाँ पे करंट फ्लो ज़्यादा है तो फ्यूज जो है वो मेल्ट डाउन करके हमारे अप्लायंस को जो नुकसान पहुँचता है उससे हमें बचाता है, ठीक है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआईज हमने सुने हैं, हमारे फैमिली में बहुत सारे लोगों का एमआरआई स्कैन होता है। रेजोनेंस बेसिकली क्या है? एक टेंडेंसी है सिस्टम की ऑसिलेट, ऑसिलेट यानी मूव करना विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड एट सम फ्रीक्वेंसी दैट एट अदर। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होना, फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यूस वेरिएशन जो होते हैं उसकी वजह से एक इमेज फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमारी बॉडी में होती है। मैग्नेटिक एमआरआई मशीन से हम बहुत सारी डिसीज को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। पेशेंट को लेटा के मशीन के अंदर कुछ इस तरीके से ले जाया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द बॉडी के बेसिस पे सेंस आउट किया जाता है, कुछ इस तरीके से इमेज क्रिएट होती है। बेसिकली ब्रेन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्जरीज करवानी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो सीटी स्कैन्स और एमआरआई स्कैन्स यूज होते हैं। नॉट ओनली फॉर ब्रेन, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में हम एमआरआई को यूज करते हैं, एमआरआई स्कैन को। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड करता है। अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट हो तो भी वो वीक तो रहेगा, ठीक है। तो आयन करंट्स जो कि वीक है वो ट्रैवल करते हैं अलोंग द नर्व सेल्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के नर्व सेल्स में ट्रैवल करते हैं विच आर प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इफ वी टच समथिंग, अगर हम किसी चीज को छूते हैं, आर नर्व्स कैरी एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, द मसल्स, हम हाथ हटाते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, वही बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मूव करते हैं हम, हमारे हाथ कहीं टच होते हैं तो जो इम्पल्स ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट ऑर्गन्स, वो इसी नर्व सेल्स की वजह से हो रहा है। इसके वजह से एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। हार्ट एंड द ब्रेन आर टू मेन ऑर्गन्स जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम इमेजेस फॉर्म करते हैं ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, एंड दैट इज डन बाय यूजिंग अ टेक्नोलॉजी जिसको हम एमआरआई, ठीक है। बेसिकली हमारा हार्ट और जो ब्रेन वो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक कर पाता है, तो प्रोड्यूस कर पाता है, उसके वजह से हम एमआरआई टेक्निक से बॉडी स्कैन करते हैं, ठीक है। चलिए, अभी वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट बी टच बेयर फुटेड, हमें बोला जाता है कि स्विचेस वगैरह रेनी सीजन में नंगे पाँव नहीं टच करना चाहिए, क्यों ऐसा? ठीक है, 220 वोल्ट का डोमेस्टिक पावर सप्लाई है हमारे पास, ठीक है। हमारा अर्थ जो है वो ज़ीरो वोल्टेज पे, ज़ीरो पोटेंशियल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। जब हम नंगे पाँव बेयर फुटेड कुछ इस तरीके से उंगली डालते हैं इन द होल्स, ठीक है, तो हमारी बॉडी बेसिकली एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से हमारी बॉडी से करंट पास हो जाता है और हमें एक जोर का झटका लगता है। सो द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और हमें शॉक लगता है, झटका लगता है अच्छा वाला। बाल वाल कुछ इसी तरीके से हमारे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज एडवाइस कि भाई नंगे पाँव स्विचेस नहीं होने चाहिए। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को समझने को मिलेगा कि भाई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्किट ब्रोक डाउन होता है, करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये सर्किट कहाँ से ब्रेक डाउन होगा? जब हम यहाँ से हाथ ले लेंगे या फिर हमारा फ्यूज ट्रिप हो जाए। ठीक है, तो जब भी हम रबर सोल वाले शूज पहनते हैं तो ये क्या करते हैं, रबर सोल्स आर इंसुलेटर्स, वो शॉक एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और वो नीचे ग्राउंड को वो हमारे इलेक्ट्रिक शॉक्स पास नहीं होने देते, सर्किट कंप्लीट नहीं होने देते। ठीक है, करंट हमारी बॉडी से पास नहीं होगा और हमें शॉक्स नहीं लगेंगे। इसीलिए जब इलेक्ट्रिशियन काम करता है तो रबर शूज का या रबर चप्पल्स का यूज करता है। ठीक है, समझ आई बात? चलिए, अब आता है ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। एक ही जगह पे बहुत सारे पॉइंट्स जब हम लगा देते हैं चार्जिंग वगैरह के, या हमारे घर में एक पॉट कम है चार्जिंग का, या एक ही प्लग है जहाँ पे सारे काम हो सकते हैं, तो हम स्पाइक गार्ड अटैच करते हैं और वो स्पाइक गार्ड में हम बहुत सारे एक्सेस ऑफ पॉइंट्स लगा देते हैं। तो ये ओवरलोड हो जाता है उस जगह पे, जो पावर कंजप्शन है, जो करंट है, वो ओवरलोड हो जाता है और उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग को समझते हैं। मेन से हमने फ्यूज कनेक्ट कर रखा है हमारा। ठीक है, उससे हम टीवी भी चला रहे हैं, हमारा फ्रिज भी चल रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक आयरन भी चल रहा है। ठीक है, सब जगह पे कांस्टेंट हमारा पावर कंजप्शन हो रहा है, सब जगह पे कांस्टेंट पावर कंजप्शन हो रहा है। अब हमने एसी भी लगा दिया, जब हम एसी भी कनेक्ट कर रहे हैं तो जो करंट आ रहा है व्हेन इट पासेस टू द फ्यूज, ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लास्ट हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग। यहाँ पे इस पे बहुत लोड है, इसको बहुत सारी जगह पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन देना है। तो क्या होगा, बेसिकली ये अपनी फुल एफिशिएंसी में काम नहीं कर पाएगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, इट विल ब्लास्ट ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग हम कहते हैं अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है, बट अर्थिंग की क्या जरूरत होती है? जब भी हम लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर कनेक्ट करते हैं, हमारा एक aim होता है कि जो इस सर्किट में एक्सेस ऑफ करंट आ रहा है उसको अर्थ में एक हमने जमीन में एक गड्ढा करा है, के अंदर कॉपर प्लेट हमने है, तो अर्थिंग वायर सारे उधर ही जाते हैं। तो घर में जब भी whenever we get excess of current, ये अर्थिंग वायर से जो है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, हम इलेक्ट्रिक आयरन को यूज करते हैं। ठीक है, इसका भी जो अर्थिंग लाइव एंड न्यूट्रल वायर है वो कनेक्ट होगा, तो एक्सेस ऑफ करंट आ रहा है टू दिस आयरन। ठीक है, दिस आयरन यहाँ पे अ, इसके पास हाई रेजिस्टेंस कॉइलिंग है और जो कि लाइव एंड न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी जब हम करंट पास कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे हम लगा लेते हैं इन द मेटालिक पार्ट ऑफ आयरन, वो एक्स्ट्रा वायर होता है हमारा अर्थिंग वायर। इसलिए जब हम प्रेस करते हैं तो हमें का नहीं लगता है। दोनों वायर को सर्किट में कनेक्ट किया हमने। Clear? अगर कोई फॉल्ट होता है या कोई लीक होता है इस कॉइलिंग में, ठीक है, तो जो करंट फ्लो होगा वो मेटालिक बॉडी यानी कि हमारे अर्थिंग वायर के थ्रू कनेक्टेड जो है वहां से करेगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ करंट या जो लीक है वो अर्थिंग वायर से मेटालिक बॉडी में जाके अर्थिंग वायर से वो
बाहर निकलेगा, ठीक है, एंड द पर्सन हैंडलिंग में गेट द सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, हमें शॉक लग सकता है जब वो एक्सेस ऑफ करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। पर जब हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर लगा रखा है, हमारा अर्थिंग वायर कनेक्ट कर रखा है, तो क्या है, जो एक्सेस ऑफ करंट फ्लो हुआ वो एब्जॉर्ब होके सीधा सीधा कॉपर प्लेट में चला, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा करंट या जो लीक है वो कॉपर प्लेट के वो अर्थिंग वायर के थ्रू हमारे कॉपर प्लेट में जो ग्राउंड में हमने कहा है उधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें शॉक नहीं लगेगा। बेसिकली अर्थिंग वायर को हम शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम में लेते हैं। जब भी हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स में करंट फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अर्थिंग वायर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। रेनी सीजन्स में रूफ एंड वॉल ऑफ द बिल्डिंग सब गीले होते हैं, जो बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट्स उस टाइम पे बहुत केयरफुली स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होने चाहिए। हम बेसिकली लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद कर देते हैं ताकि वो एक्सेस ऑफ करंट जो फ्लो होगा उससे एब्जॉर्ब ना करके वो जल ना जाए, ठीक है। चलिए थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। What precautions should be taken to avoid overloading of domestic electric circuits? ओवरलोडिंग के बचने के लिए हमें डोमेस्टिक क्या करना चाहिए? एज द रिजल्ट ऑफ ओवरलोडिंग जो कनेक्टिंग वायर्स है वो ज़्यादा हीट अप हो जाएंगे और अप्लायंसेस को डैमेज करेंगे। तो क्या करना है, बेसिकली हमें कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें ध्यान। द वायर्स यूज्ड इन सर्किट मस्ट बी कोटेड विथ गुड इंसुलेटर्स, ठीक है। जैसे कि पहले तो जो वायर्स अच्छी वायर्स यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सर्किट को डिवाइड करो इनटू डिफरेंट सेक्शंस, और हर एक सेक्शन का अपना इंडिविजुअल सेफ्टी फ्यूज यूज करना है। प्लस हायर पावर अप्लायंसेस हैं जैसे कि एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, हीटर हो गया, इन सब को एक ही साथ हम यूज ना करें, या कोई ऐसी कंडीशन आती है यूज करने की तो जो हमारे मेन पावर सप्लाईज हैं उसमें वो चेंजेस रखने हैं कि अगर साथ में भी यूज करें तो पावर कंजप्शन म्यूचुअली ठीक रहे, ठीक है। नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस, दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दो सेफ्टी मेजर्स बताओ जो कॉमनली हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज करते हैं। एक तो हम अर्थिंग वायर का यूज करते हैं, दूसरा हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। अर्थिंग वायर एक्सेस ऑफ हमारा जो करंट फ्लो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और फ्यूज जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा है तो अपना वायर मिल डाउन करके आगे का सर्किट ब्रेक डाउन कर देता है, आगे करंट पास नहीं हो, ठीक है। एट थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हेवीली या वेरी कंटिन्यूसली। जब हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उस कंडीशन में करंट का क्या स्टेट है, बहुत कम हो जाता है, कोई चेंज नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या कंटिन्यूसली वेरी कर, ठीक है। जब हम शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे शॉर्ट सर्किट में किस्सा ये बनता है कि करंट बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ करंट पास हो गया है, तो करंट इंक्रीजेस हेवीली, बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट 220 वोल्ट दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। अब मेरा जो ये इलेक्ट्रिक ओवन है वो 2 किलोवाट का पावर यूज करता है, ठीक है। अभी मैं अगर बोलूं कि 2 किलोवाट का यूज करता है, 220 वोल्टेज है, तो बेसिकली उसे जो करंट चाहिए वो 9 एम्पियर का चाहिए, बट करंट कितना मिल रहा है, 5 एम्पियर का। तो ये जो इलेक्ट्रिक ओवन है वो जितना है उससे ज़्यादा करंट विथड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे जो सर्किट है वो ओवरलोड हो जाएगा, और एक्सेसिव करंट की वजह से यहाँ पे
तो फ्यूज वायर है वो टूट जाएगा और सर्किट हमारा ब्रोक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं कि पावर 2 किलोवाट है यानी 2000 वाट बाई 220, तो ये 9 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। बट कितना है एक्चुअली, 5। तो 5 से कहीं ज़्यादा वो करंट ड्रॉ कर रहा है, तो ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में सर्किट ब्रेक हो जाएगा फ्यूज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये एक लंबा स्ट्रेट वायर है, उसके आजू बाजू इर्द गिर्द मैग्नेटिक कैसी होगी। फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, field consists of straight line parallel to wire, field consists of radial lines originating from the wire, and field consists of concentric circles centered on the wire। अभी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो किस तरीके की होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे एट द सेंटर ऑफ द वायर। ठीक है, हमने देखा है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। ठीक है, भले ही कितना भी बड़ा लंबा वायर हो, जब अगर वो स्ट्रेट वायर है तो वो हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड राइट हैंड रूल फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज व्हाट। नाम से समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, produced producing induced current in a coil due to relative motion of the magnet and the coil in the process of rotating a coil on an electric motor। बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझे तो इलेक्ट्रो मैग्नेट और इंडक्शन, इंडक्शन का बेसिकली मतलब होता है इंड्यूस करना किस चीज को, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिसिटी को हैंड इन हैंड। ठीक है, तो बेसिकली प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट, हम करंट को इंड्यूस कर रहे हैं एक कॉइल में ड्यू टू रिलेटिव मोशन। किसके मोशन में, मैग्नेट और कॉइल का जो मोशन हो रहा है। हमने एसी-डीसी करंट के पहले जनरेटर वगैरह जो समझा, बेसिकली एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी पास करके मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहे हैं जब हम मैग्नेट एंड कॉइल को एक दूसरे में के मोशन में ला रहे हैं। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मोटर यूज करते हैं हम। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम जनरेटर यूज कर रहे हैं। एमीटर जो है वो कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसके लिए यूज करते हैं। तो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इट इज आर जनरेटर दैट इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर क्या है कि एसी जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। डीसी जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज, एसी जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज। ये ऑप्शंस अलग हैं, एसी में हायर वोल्टेज होगा, डीसी में हायर वोल्टेज होगा। जबकि चौथा ऑप्शन है, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स है वाइल डीसी जनरेटर हैज अ कम्यूटेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है कि स्लिप रिंग्स और कम्यूटेट, स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स, ये दोनों जो हैं उसी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये एसी जनरेटर है या डीसी जनरेटर है। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती हैं जबकि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स होती हैं। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field charges। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कहता है कि कब हम सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो कब सबसे ज्यादा होगा, when the current carrying uh, conductor carries the current in the direction which is perpendicular to the magnetic field, the force experienced by the conductor is largest according to the Fleming's left hand rule। कब होगा,
जो कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्थ लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट वन, अ कॉइल ऑफ copper wire is connected to a galvan. What will happen if a bar magnet is pushed into the coil? ठीक है, withdrawn from inside the coil and held stationary. ठीक है, ये वीडियो जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, उसी के बारे में बात हो रही। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट इन कॉइल में अ, हमारा बार मैग्नेट इनसाइड पुश करेंगे तो एक डिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो भी का कॉइल में अगर हम बाहर खींचते हैं तो डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन का, और अगर हम उसको उधर ही रखें तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। अंदर की साइड सर्ट करोगे तो डिफ्लेक्शन आएगा, बाहर की तरफ करोगे तो रिवर्स डिफ्लेक्शन होगा। बट आप अगर स्टेडीली पे रखते हो तो कोई करंट यूज नहीं हो रहा है, मींस देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ आई बात। यहाँ पे खत्म होता है हमारा 12th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो बचा है हमारा आर एनवायरमेंट द लास्ट चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर को बेसिकली हमने बहुत दिल में अच्छे से समझ लिया है क्या होता है मैग्नेट के बार मैग्नेट को देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, करंट कैरिंग जो हमारे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, सोलेनॉइड्स हैं, हमने राइट हैंड थंब रूल देख लिया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देख लिया। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो हमारे लाइव वायर, अर्थिंग वायर और हमारा जो न्यूट्रल वायर है उसका रोल क्या होता है ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में इस चैप्टर में समझ ली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द चैप्टर आर एंड वर्म।